सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। और साल 2020 की पहली मानसून बारिश का सिलसिला आज से शुरू हो गया कराची में। और ये बारिश जब बरसी तो तेज़ हवाओं के साथ झक्कड़ चले, तूफ़ानी बारिश हुई कई इलाकों में। कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखी गई, कुछ इलाकों में तेज़ बारिश। अगर तेज़ बारिश की मैं बात करूँ तो कोरंगी, इब्राहिम हैदरी, कायदाबाद और मलीर और सरजानी, ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर तेज़ तूफान और आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश इतनी तेज़ थी कि कई खंबे उखड़ गए, टूट के गिर गए, छतें उड़ गई। तो ये सूरत हाल कराची में है। और कराची की अगर मैं बात करूं तो हर साल जब मानसून की बारिशें आती हैं तो ये बारिशें रहमत के बजाय ज़हमत बन जाती हैं। उसकी वजह है नाक़िस बिजली का निज़ाम, सेवरेज का निज़ाम। बात की जाती है कि नदी नालों की सफाई की जाएगी, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं होता। और उसके बाद ये नाले भर जाते हैं क्योंकि उनमें ऑलरेडी कचरा भरा हुआ होता है। ये नाले भरते हैं तो फिर एक सैलाबी सूरत हाल पूरे शहर में होती है। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है, सड़कों पे खड़ा हो जाता है, जिसके बायस जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है वो भी ज़ाहिर मुतासर होती है। बिजली का निज़ाम दरम बरम होता है। जैसे ही पहला छींटा पड़ता है कराची में बारिश का तो कई इलाकों की बिजली जो है वो मुनक़ता हो जाती है। अगर हम बात करें के इलेक्ट्रिक की तो के इलेक्ट्रिक के नाक़िस निज़ाम की वजह से पिछले साल होने वाली बारिश से 40 अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। तो अब इस दफ़ा क्या इंतजाम हैं वैसे तो नज़र नहीं आते, लेकिन हम फिर भी बात करेंगे कि सूरत हाल को काबू में कराची की जो इंतज़ामिया हैं, जिससे हुकूमत है, उसने इंतजामात क्या किए। मेयर कराची ने दावे किए, बातें की, लेकिन पिछले साल की तरह क्या इस साल भी वही सब कुछ होगा। स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद है डिप्टी ब्यूरो हेड है शुएब बर्नी। शुएब, आज जो बारिश हुई है उसने कई इलाकों में बड़ी तबाही मचाई है और अभी ये बारिश यहाँ रुकी नहीं है, 2 रोज़ और होगी। और जिस तरह डायरेक्टर मैट कह रहे थे कि ये बारिश वैसी होगी तेज़ आंधी और तूफान के साथ, तो क्या तैयारी क्या है हमारी इस बारिश से निपटने के लिए? जी देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से तकरीबन 1 हफ़्ते कबल ही इस बारिश की पेशनगोई कर दी गई थी। बताया गया था कि 6 तारीख से दोपहर के वक्त से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आज ऐसी ही सूरत हाल हुई कि सुबह में शदीद किस्म की धूप थी, गर्मी थी, फिर मौसम में ठंडी हवाएं चलना शुरू हुई, आंधी का सिलसिला आया और फिर बारिश तेज़ हो गई। कराची के बेशतर इलाकों में जो बारिश हुई है वो तेज़ हवा के साथ हुई है, जिसकी वजह से मुतादिद मकानात की छतें उड़ी, लोगों की जो घरों की खिड़कियों के शीशे होते हैं वो टूटे, इमारतें मुतासर हुई, साइन बोर्ड्स गिरे, दरख्त गिरे, कच्चे होटल, पथारे वगैरह जो होते हैं वो टूटे, सड़कों पे रखे हुए गमले वगैरह हमने देखा कि सड़कों पे बिखर गए, टूट के गिरे और इस तरह साइन बोर्ड्स वगैरह भी मुतासर हुए। अभी तक कराची में ये जो अभी थोड़ी देर की जो बारिश हुई है इसमें 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। 2 अफराद की हलाकत हुई है कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में, जहाँ पे छत गिरने के नतीजे में 2 अफराद जहाँ बहाक हुए हैं, एक शख्स का इंतकाल हुआ है पुरानी सब्जी मंडी के पास। ये अभी तक की अपडेट्स हैं, हम और भी अपडेट्स लेते हैं। जाहिर है अभी ये सूरत हाल आगे बढ़ेगी, 2 रोज़ में क्या सिचुएशन होगी वो सवाल मैं उठा रही हूँ कि हमारे पास तैयारी कितनी है, हम किस तैयारी में बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं MQM के रहनुमा रेहान हाशमी साहब, वो चेयरमैन भी है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। रेहान साहब, क्या तैयारी क्या की गई है सेंट्रल में? जाहिर बारिश तो अभी होगी और 2 रोज़ होगी और यहाँ पर तो ये बात की जा रही है महकमा मौसमियात की तरफ से कि शायद 60 मिलीमीटर तक बारिश हो, तो इंतजामात क्या किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो ये पहला स्पेल है और मजीद तवक्का ये है कि ये बढ़े। मैं आपके नाज़रीन के लिए आपके रिकॉर्ड में एक और चीज लाना चाहूँ। शायद आपने 3 का बताया तो इसमें एक हलाकत को मजीद ऐड करें। अच्छा। उसकी वजह यह है कि थोड़ी देर पहले मेरे पास इतला ये आई है कि अंगारा गोट एक कच्ची आबादी है, वहां पर छत गिरने से गालिबन एक खातून की हलाकत वाक़ हुई है। मुसद्दिका खबर आ जाएगी थोड़ी देर में। छत गिरने के वाक़यात पिछली बारिशों में मैं ये भी बताना चलूँ कि इलेक्ट्रिक के शॉक से लोगों की मौत काफी हुई थी। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया तो बल्दिया जिला बस्ती ने फ्री ऑफ कॉस्ट अर्थिंग करने के लिए के इलेक्ट्रिक को परमिशन ग्रांट की और वो गालिबन काम भी मुकम्मल हो चुका है। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो हलाकतों की तवक्कुआत थी वो अब कम हो गई हैं। अच्छा। जहाँ तक चोकिंग पॉइंट की बात है, मुख्तलिफ जगहों पर जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें तो केडीए चौरंगी हो, नाला स्टॉप हो, नागन चौरंगी हो, वाटर पंप हो, ये वो जगहें हैं जहां पर कई फुट पानी जमा हो जाता है क्योंकि ये पानी गुजर नाले की तरफ जाता है। गुजर नाले के ऊपर से ये पानी फिर लियारी नदी की तरफ जाता है। ये बरसाती नाले हैं, बरसाती नाले
सेवरेज नाले बन चुके हैं, क्योंकि सेवरेज का निजाम मुतबादिल नहीं है मौजूद। बिल्कुल सितम ज़रीफी है कि इन बरसाती नालों में कचरा फेंकने का भी रुझान है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में तकरीबन 1 माह से हमने जो भी हमारी कैपेसिटी थी उसमें हमने मुख्तलिफ चोकिंग पॉइंट को क्लियर करना शुरू किया। फिर जब हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई तो हमने सिंध हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर उसके बाद वजीर। अच्छा, ये बताएं मुझे रेहान साहब, अभी आपने मुझे कहा कि ज़ाहिर हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई, जितना हम कर सकते थे हमने किया। पिछले साल भी यही सिचुएशन थी, इन्हीं इलाकों में पानी खड़ा रहा, लोगों के घरों में दाखिल हो गया, बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि फिर निकासी आपको भी तो एक मसला हो जाता है ना, इतनी मशीनरी नहीं होती हमारे पास। अभी अगर ये बारिश होती है तो फिलहाल आप लोगों ने क्या इंतजाम किया है कि बारिश का पानी खड़ा ना हो? रिसोर्सेज है ना, मैं इसकी मिसाल दूं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो सफिशिएंट नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 12 डी वाटरिंग पंप है, मगर कच्ची आबादियों की तादाद जो कि नाले के लेवल से नीचे रहते हैं लोग, उनकी तादाद तकरीबन 30 से ज्यादा है। तो यानी कि 12 डी वाटरिंग पंप की जगह हमारे पास होने चाहिए थे कम से कम 100-125 डी वाटरिंग पंप। अच्छा। ऐसी सूरत हाल में हमने एनडीएमए को और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट को भी रिक्वेस्ट की थी जरूरत, क्योंकि जो अंडर पासेज हैं वहां पर भी पानी जमा होता है। अंडर पासेज के डी वाटरिंग पंप सही है, सही हालत में। मेयर कराची से मेरी थोड़ी देर पहले भी बात हुई है, उन्होंने दोबारा चेक करवाया है, वो चीजें तो मौसर है, काम कर रहे हैं। लेकिन अगर खुदा न खासा कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो कि मुझे लगता है एनडीएमए के मुतनब्बे करने के बाद अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल रूनुमा होगी, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। अभी तो पहला स्पेल है और ये सीरीज ऑफ रेन अगर शुरू होता है तो लोगों को भी एहतियात करनी है, और ये बेसिकली बाइस रहमत बनना चाहिए हमारे लिए। अनफॉर्चुनेटली वो वैसा नहीं है। हमने अभी 10 एक्सकेवेटर्स मुख्तलिफ जगहों पे लगाए हुए हैं। अच्छा। ये आपके चैनल के तवज्जुह से मैं गुजारिश करूंगा सिंध हुकूमत से कि वजीर बल्दियात ने मीटिंग की थी, टीएमसी सेंट्रल को अभी तक ना तो फंड की सूरत में ना ही किसी मशीनरी की सूरत में कोई अवेलेबल कुछ भी नहीं मिला है। चले मैं आती हूँ इस जानिब की, क्या जाहिर है ये खत भी लिखे जाते हैं, मीटिंग्स में बातें भी होती हैं, लेकिन फिर क्यों नहीं फंड रिलीज होते? ये शिकवा हमेशा होता है और कोई इस पर फिर बात भी नहीं होती। जफर अब्बास हमारे साथ मौजूद है जेडीसी से, उनसे बात करेंगे। जफर साहब, ये पहली दफा तो नहीं होता कि बारिश कराची वालों के लिए जहमत बन जाती है। सिर्फ 2018 में ऐसा हुआ था कि बारिश नहीं हुई थी तो परेशानी भी नहीं हुई थी। अभी 2020 की बारिश है, नालों की सफाइयां नहीं हुई हैं, अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। क्या बताएंगे आप? तो शहर के जो मुश्किलात हैं उनको बखूबी जानते हैं। कहाँ खड़े हम लोग? अभी बारिश होगी तो कहाँ खड़े होंगे हम लोग? जिस तरह अभी भाई ने बताया कि टीएमसी सेंट्रल को कोई फंड ही नहीं मिला बारिश के हवाले से, नाले खोलने के वाले। जब मैंने ये खबर आज से 5 दिन पहले अखबारों में पढ़ी और टीवी न्यूज पे सुनी कि शदीद बारिशें होनी है, और जो मेन सेंट्रल जिसमें लियाकताबाद, नाजमाबाद, नौरदानाबाद, फेडरल भी एरिया, नई कराची, नॉर्थ कराची, ये एरिया आते हैं, और यहाँ के लिए 1 रुपए का भी कोई फंड ही जारी नहीं हुआ है और ना नालों की सफाई हुई है सालों से। तो फिर हमने उस वक्त चेयरमैन साहब से बात की थी और इनसे, और भाई ने, हमने उनको ऑफर की कि आपको जितनी मशीनें चाहिए हम देंगे। 4 रोजा मुहिम करें और इसको साफ करें, क्योंकि हमने पिछले साल में एक मैयत पे गया हूँ जो कराची वाले लोग मरे लास्ट बारिशों में। किसी ने अपने प्यारों की लाशें रात 2 बजे उठाई, किसी ने 3 बजे, किसी ने 4 बजे। तो अगर दोबारा से पानी उसी तरह खड़ा होता है और उसके बाद जो दूसरी सूरत हाल क्रिएट होती है तो अब हिम्मत नहीं है मजीद लाशें उठाने की। आपने कितनी मशीनरी प्रोवाइड की अभी? हमने 5 इलाकों के लिए फेडरल भी, गुलबर्ग टाउन, नौरदानाबाद, लियाकताबाद, नई कराची, नॉर्थ कराची, सबके लिए बड़े बड़े एक्सीवेटर दिए हैं। अच्छा। और इनकी टीमें माशाल्लाह से लगी हुई हैं। हर इलाके में नाले पे काम शुरू हो गया है। अच्छा। और मेरे ख्याल में अब जो अंदर से निकल रहा है सारा सामान, प्लास्टिक, ये वो उठाने के लिए डंपर भी लग गए। अच्छा। और ये अगर आज बारिश शुरू हो गई जिस तरह हो रही है तो ये दूसरी शिफ्ट भी अभी शुरू कर देंगे। तो अच्छा, मैं चाहूंगी जफर साथ रहे हैं आप जो बता रहे हैं ना उसका जवाब मैं रेहान साहब से ले लूं। रेहान साहब, जफर ने मुझे बताया कि 5 इलाकों के लिए ज़ाहिर है वो मशीनरी भी प्रोवाइड की है, यहाँ से तो मदद हो रही है आपकी, लेकिन हुकूमती मदद कोई नहीं हुई, कोई फंड रिलीज नहीं किया डिस्ट्रिक्ट के लिए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कराची के उन बेटों का, कराची के उन लोगों का जो कराची को ओन करते हैं, कराची के लिए कुछ करना चाहते हैं। दरअसल कराची जिस तरह रेवेन्यू जनरेट करके देता है, कराची का इतना तो हक बनता है ना। वजीर बल्दियात से मेरी दस्तबस्ता गुजारिश रही, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो आप डिप्टी कमिश्नर को देंगे फंड, आप हमें फंड ना दें, आप मशीनरी दे दें। गुज़िश्ता 4 साला बल्दियाती दौर में सिर्फ एक बार वाटर कमीशन की हिदायत पर मशीन फंड एलोकेट हुए। 4 साला बल्दियाती दौर में 4 दफा मानसून साइकिल आई और इसके अलावा तकरीबन 8 मरतबा बारिशें हुई। इस दफा में सिर्फ एक बार
फंड एलोकेट हुए वाटर कमीशन की हिदायत पर मुख्तलिफ जगहों पे लगाया गया है। मैंने जैसे कहा ना कि कैपेसिटी की जरूरत है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कराची के लोग, मोहल्ला कमेटियां कब तक ये काम करेंगे? सही बात, या टैक्स भी दें और फिर वो कराची के फिर अपनी मदद भी खुद ही करें, चाहे वो कोरोना की वबा हो, चाहे बारिश, इलेक्ट्रिक का मसला हो, पानी का मसला हो, कचरों का मसला हो, वो खुद ही हल करें। तो जफर साहब, हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, ना ही फंड रिलीज कर रही है। रेहान साहब कह रहे हैं कि हमने कहा भी, मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन एक बार से फंड रिलीज किया जो लगा दिया, उसके बाद कोई फंड नहीं है। अब आप जैसे लोग खड़े होते हैं, चाहे कोई परेशानी हो कराची के लोगों के लिए, और आप लोग जो है वो करते भी हैं मदद। अब आप लोगों की क्या तैयारी है, क्योंकि हुकूमत की तो शायद कोई तैयारी नहीं है? देखिए, हमने तो ये जिन कंपनियों से मशीनें ली हैं, बड़े एक्सीवेटर्स, हमने इनसे बात की भी है कि मे बी पॉसिबल अगर बहुत खतरनाक सूरत हाल हो गई तो हम उन एक्सीवेटर्स को 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन इस्तेमाल करेंगे। और एक एक एक्सीवेटर का आप यकीन जाने, एक एक दिन का जो बिल है वो लाखों में, हम मतलब इस सारी मशीनों का। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर के लोगों की जान बचे। हमारे शहर में लोग बहुत मर गए इन आफतों में, मतलब उन लोगों को जिंदा रहना था। एक एक बिल्डिंग के 3-3 लोग, सगे भाई, बच्चे, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ। बल्कि मैं तो आज वहाँ केबीआर के नाले पे खड़ा हुआ था, जब वहाँ सफाई शुरू हुई है, तो वहाँ अहले मोहल्ला ऐसे खुश हो गए कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो इतने में एक साहब आए, उन्होंने आके अपना तारुफ कराया कि मैं किसी जिम का मालिक हूँ और रमजान साहब का भाई हूँ। मेरा बेटा 2 साल पहले इसी नाले में गिर के मरा, 3 दिन बाद उसकी मैयत निकली, नेवी वालों ने निकाली ढूंढ के। तो बात ये है, यहाँ तो ये नाले लोगों की जाने ले रहे हैं, और इतनी खतरनाक बारिश की पेशन गोई, सब कुछ इस वक्त वीडियो चल रही है कि शारे फैसल पे बिल्डिंगों के बोर्ड गिरे हैं उड़ उड़ के। उस सूरत हाल में आज बारिश के दौरान काम शुरू हो गया, और अल्लाह ताला इनको बस हिम्मत दे। हम इनका साथ दे रहे हैं, इनके पास वसाइल नहीं है, कराची के लोग इनका साथ दे रहे हैं, समाजी तंजीमें इनका साथ दे रही हैं। अभी कितनी टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि बारिश कुछ इलाकों में हुई है तेज, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की हुई है, तो मशीनें कितनी लगी हुई हैं? क्योंकि किस स्पेल आना है अभी तो ये फर्स्ट स्पेल 5 इलाकों में लगी हुई है। गुलबर्ग टाउन में भी लगी हुई है मशीन, नॉर्थ नानाबाद में टाउन में भी लगी हुई है, लियाकताबाद टाउन में भी लगी हुई है, नई कराची में भी लगी हुई है, नॉर्थ कराची में भी लगी हुई है। अच्छा, ठीक है, 5 उसमें लगी हुई है। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी अगर ये सूरत हाल खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे खराब होती है, अर्बन फ्लड का खतरा पैदा होता है, तो क्या कैपेसिटी क्या है जेडीसी के पास? जेडीसी के पास क्या कैपेसिटी है? मैं बता रहा हूँ, पिछले साल लाशें दफन कर रहे थे रात में, उसी से बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और जेडीसी तो अपना काम कर रही है, ना ही इंतजामिया हुकूमत, ना सिंध हुकूमत में कहीं नजर आती है। तो जफर, आप बार बार तवज्जो तो मबजूल कराते हैं, लेकिन आप मदद कभी कहते हैं। हुकूमत ने कोई बात की, कोई मदद, किसी किस्म की कोई यकीन दहानी, कोई वादा? आज 140 दिन हो गए हैं राशन बांटते हुए। पूरी मोबाइल मार्केटें बंद हैं, काम करने वालों को यहाँ 100-100, 200 सुजुकियां राशन बंट रहा है। हुकूमती कोई नुमाइंदा नहीं आया। कोरोना का पूरा अस्पताल बना के खड़ा कर दिया नॉर्थ नानाबाद में उनैद लाखानी साहब के साथ मिलके। एक किसी ने थैंक्स का मैसेज। भाई बात यह है कि आवाम से दिलचस्पी नहीं है, आवाम मर रही है, मर जाए। पानी घरों में भर जाएगा, कोई बात नहीं। गरीब तबाह बर्बाद हो जाएंगे, कोई बात नहीं। गरीब है ना, ये बारिश गरीब के लिए रहमत थोड़ी बनेगी। आप तो ये लोग तो आप मुसीबत तो समझे, सारे नाले चौक पड़े में, किसी को फिक्र ही नहीं है। अब लाजमी बात है, जो भी नुमाइंदे होंगे, पैसा ही नहीं है तो वो कहां से खुलवाएंगे नालों को? हमें कूदना पड़ा। आज पूरे कराची की मशीनें जमा की हैं, एक एक रोड पे गए, हाईवे, सुपर हाईवे, क्या नहीं छान मारा, बड़ी से बड़ी मशीन लाके हवाले की। इनके सारे अफसरान लगे में सुबह से धड़ाधड़ खुलवा रहे हैं। सही बात है, अपनी मदद आपके तहत ही हो रहा है। जेडीसी लगी हुई है, दीगर फलाई तंजीमें लगी हुई हैं, रेहान साहब की मदद करें। रेहान साहब, बस मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी, ये जो अभी सूरत हाल है, और आपने मुझे बताया कि मेयर कराची से आपकी बात हुई थी, क्या कहा था उन्होंने आपको? देखिए, उनका कंसर्न ये था कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नशेबी इलाके हैं जहाँ पर बरसाती नाले का पानी लेवल ऊपर होने से वो इलाके डूब जाते हैं। तो वहाँ पर डी वाटरिंग की जरूरत होती है। डी वाटरिंग पंप मेयर कराची ने तैयार करके रखे हुए हैं, जो अंडर पासेस हैं वहां पर करके रखे हुए हैं। एनडीएम में या प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट को हस्बे जरूरत रिक्वेस्ट करनी होगी वाया डीसी, क्योंकि एसओपी है इसका। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी डायरेक्टली इंटरेक्ट करने की तो वो भी हम करेंगे। लेकिन तो ये जो रिक्वेस्ट का प्रोसेस था, आपको नहीं लगता कि इससे पहले होना चाहिए था? 10 दिन पहले, 10 रोज पहले ये काम शुरू हो जाता? देखिए, हमने तो तमाम वो अटेम्प्ट कर ली है सिंध गवर्नमेंट के साथ जो जरूरी थे, लेकिन हम सिंध गवर्नमेंट का इंतजार तो नहीं करेंगे ना कि वो आए और रेस्क्यू करें। खड़ा तो मुझे होना है,
खड़ा तो जफर को होना है, खड़ा कराची वालों को होना है। तो हम तो खड़े भी होंगे, हम कराची वालों को रिलीफ भी देंगे, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो हम इस्तेमाल भी करेंगे और भरपूर तरीके से लोगों का साथ भी देंगे। चले, मैं आपसे फिर दोबारा बात करूंगी। अल्लाह करे सूरत हाल बेहतर हो कराची में। जो आने वाली बारिशें हैं ये रहमत ही रहे हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका रेहान हाशमी साहब। जफर आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि अभी हमें नज़ीर लगाई साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी थोड़ी बात करते हैं। लगाई साहब बहुत शुक्रिया, थोड़ा लेट हो गया। यकीनन बारिश और परेशानियां होंगी बाहर रोड पे, क्या हाल क्या है बाहर? आप अभी आए ऑफिस? एक तो बहुत मुश्किल से आया हूँ और दूसरी बात ये कि आज ही मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो आपको। मैं एक बड़ा वक्त गुजार कर आया हूँ घर में ही, आइसोलेशन में भी रहा और इस सारी सूरत हाल में, लेकिन शुक्र ये है कि मुझे अल्लाह आपको सेहत कुछ भी नहीं हुआ और जो भी अलामतें थी उनमें से कोई अलामत नहीं थी, लेकिन मैं कोरोना से बचकर यहाँ पहुँच गया हूँ। और ये एक रास्ता भर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर तो बारिश नाम को भी नहीं हुई है, एक बूंद भी नहीं बरसी है। और हमारा मलीर कैंट का इलाका जो जहाँ पर मैं था, लेकिन खुद मलीर कैंट में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसके अलावा बाहर निकलते ही तो लगा कि नदियाँ बह रही हैं और पूरे का पूरा रास्ता जो शारा फैसल है एयरपोर्ट से निकलने के बाद, आप एयरपोर्ट से जब मुड़ते हैं जी। तो फिर ट्रैफिक दोनों तरफ का बहुत बुरे तरीके से जाम है। और मैं 3 बजे से यहाँ 5 बजे भी टाइम पर नहीं पहुँच सका। 5 कहीं आपको कोई मशीन नजर आई जो पानी निकाल रही हो? मुझे कोई चीज़ नजर नहीं आई है, ना पानी कोई कहीं पानी की निकासी हो रही थी, बल्कि वहाँ पर गाड़ियाँ डूब कर चल रही थी और रफ्तार बहुत कम थी, बल्कि बम्पर टू बम्पर थी और बहुत स्लो चल रही थी गाड़ियाँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि मुझे तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा वक्त लगा है यहाँ। और ये अभी फर्स्ट स्पेल था, इतनी बारिश हुई नहीं, कुछ इलाकों में ही तेज़ बारिश हुई, तो आपको 2 घंटे लगे ऑफिस पहुँचने में। जफर, ये तो अभी एक बारिश हुई है जो एक हल्की झलक बारिश ने कुछ इलाकों में दिखाई है। अगर ये बारिश रात भर होती है, कल दिन भर होती है, तो ये तो मेन शारा फैसल तो हमेशा ही डूब जाती है। तो क्या होगा बाकी इलाकों का? आप जितना कर सकते हैं आप लोग कर रहे हैं, बाकी तो कहीं हुकूमती मशीनें नजर नहीं आती है, आराम से सो रही हुकूमत। हमने ऐलान कर दिया है कि जिस इलाके में भी कोई भी मशीनरी चाहिए हमें इन्फॉर्म करें, हम फौरन मशीनरी पहुंचाएंगे, उसको ढूंढेंगे, उसका जो रेंट होगा पे करेंगे। क्योंकि देखें जी, 2 साल पहले आप याद करें नाजमाबाद में पूरी मसीह बस्तियां डूबी, उसके बाद ये कश्मीरी मोहल्ला डूबा। उसके बाद अगर काम किया तो क्या किया, पहले कर लें, लोग मुसीबत में आ जाएंगे, उनका फर्नीचर तबाह, उनका टीवी तबाह, उनके बच्चों के जहेज अलमारियां सब तबाह। 70% स्लम एरिया है कराची में। बस अफसोस इस बात का है कोई ना इस पे बात करना चाहता है, ना सुनना चाहता है, ना कोई कराची को पूछना चाहता है, किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हैरत की बात है, हम जैसे छोटे छोटे इदारे जो हैं हम कोशिशें कर रहे हैं, हमारी क्या औकात है, हमारी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन हमें अफसोस हो रहा है कि दुनिया के दूसरे और तीसरे नंबर के शहर को लाके 100 से भी नीचे गिरा दिया गया और पता नहीं अभी और मजीद क्या ख्वाहिशात हैं और वो कैसे पूरी होंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। चाहे कराची में बारिश हो जाए, चाहे कोई बिल्डिंग गिर जाए, चाहे तैयारा हादसा हो जाए, चाहे बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, कचरे का मसला हो, सड़कें टूटी फूटी हों, तो हमेशा ये इदारे आएंगे, फलाही इदारे, ये आगे बढ़ेंगे, ये काम करेंगे, लोगों को उठाएंगे, लोगों के घरों का मसला हल करेंगे। कोरोना वायरस आएगा तो कोरोना का के लिए एक अस्पताल बनाएंगे, लोगों को राशन बांटेंगे, खुराक पहुंचाएंगे। हुकूमत क्या करेगी जो वोट लेके बैठती है? कराची के बड़े बड़े यहाँ पर दावेदार बने बैठे हैं कि क्या करते हैं शुएब बर्नी, जब बारिश हो जाती है नाले भर जाते हैं, पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है, तो ये लोग आराम से अपने एसी वाले ठंडे कमरों में सो रहे होते हैं। देखें, आपने खुद सुन लिया चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल क्या कह रहे हैं। वो फंड्स का रोना रोते हैं, मशीनरी का रोना रोते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है और उसमें जो कचरा उठाने के लिए जो मशीनरी है वो खैराती इदारा प्रोवाइड कर रहा है। क्या कराची खैरात से चल रहा है? क्या कराची खैरात के पैसों से चल रहा है? क्या जो कराची मुल्क भर का वो टैक्स देता है उस शहर में नाले साफ करने के लिए पैसे नहीं? ये बात कितनी शर्मनाक है। आप देखें, कराची में बारिश की पेशन गोई कोई अभी की नहीं, 1 हफ्ता कबल की थी। मेयर खुद ये बात कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं, हम नाले साफ नहीं कर सकते। जो पैसा मिलता है वो भी इस्तेमाल होते हुए दिखाई नहीं देता। चले फंड्स की कमी है, किल्लत है, मुखैर हजरात शहर में मौजूद हैं, वो कहते हैं आप काम करने वाले बने, हमारे 10 रुपए लगाने वाले बने, हम आपको 100 रुपए देंगे। लेकिन ये सूरत हाल मसला क्या है शुएब? बारिश हो जाए तो हमारे पास फंड नहीं है, कोरोना आ जाए तो हमारे पास फंड नहीं है, कोई और मसला हो जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए तो हमारे पास पैसा नहीं है, मशीन भी नहीं है। यहाँ एक बिल्डिंग गिरती है, 4-4 रोज लग जाते हैं उसका मलबा उठाने में, लाशें उसके नीचे होती हैं, जिंदा होते हैं लोग, मर जाते हैं। क्या मसला क्या है फंड का?
देखिए, असल सूरत हाल ये कि काम करने की विल नहीं है। आपको काम करना हो, उसमें करप्शन ना करनी हो, पैसों में बदउनवानी ना करनी हो, तो ये काम हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है और वो काम भी हो जाता है। लेकिन अगर नीयत में फतूर हो, काम ना करना चाहें तो नहीं कर सकते। अभी लगारी साहब जैसे बता रहे हैं, ये शारे फैसल से गुजर के आ रहे हैं, क्या अचानक लोगों को पता चला है कि आज बारिश की पेशन गोई है? वहाँ पे पुलिस को इंतजाम नहीं करना चाहिए था, वहाँ पे मशीनरी मौजूद नहीं होनी चाहिए थी? चले कोई डिजास्टर होता है, किसी मकान की छत उड़ जाए, कोई दरख्त गिर जाए, ये एक अलग बात है क्योंकि हवा तेज चली, आंधी आई, लेकिन ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए तो इंतजाम शहर में पहले से होने चाहिए। बिजली का निजाम जिस तरह से धर्म भरम हो गया है, इसके साथ आज कराची में इंटरनेट का निजाम धर्म भरम हो गया है। यानी जो मुख्तलिफ सेलुलर कंपनीज हैं, जो इंटरनेट कंपनीज हैं, उनके इंटरनेट का सिग्नल बिल्कुल चले गए, सार्फिन इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। बिजली का निज़ाम धर्म भरम है, तो इसके लिए तो एक्शन प्लान पहले से तैयार होना चाहिए। किसी घर की इमारत, कोई टीन की छत उड़ जाए, कोई होटल टूट के गिर जाए, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए, वो तो हो सकती है, उसको नहीं रोका जा सकता, लेकिन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं। कौन करेगा अरेंजमेंट? ये ख्याल कौन करेगा आवाम का कि बारिश आने वाली है, ये घरों में पानी दाखिल हो जाए, रवानी मुअत्तल हो जाएगी, कहीं करंट ना लग जाए लोगों को, कहीं तारें तो टूटी हुई नहीं पड़ी हुई, इसके इंतजाम कौन करेगा? लगारी साहब, विल की बात है, क्या मसला है? कभी फंड्स का रोना है, कभी इख्तियारात का रोना है। मेयर कराची से पूछो तो वो इख्तियारात का और फंड्स का रोना रोते हैं। सिंध हुकूमत भी यही कहती है, वफाक कहता है कि जी हमने तो फंड्स दे दिए। कराची के अवाम जाएं तो जाएं कहाँ? देखिए, अभी भी आई है ये इतला कि कराची के जो तकरीबन 2 खरब 89 अरब इतनी बड़ी रकम है, ह्यूज रकम है, हमारे उससे ज़्यादा है जो एनुअल डेवलपमेंट बजट है, उतनी बड़ी रकम रुक गई है और सिंध को नहीं मिली है। ज़ाहिर है सिंध ने आगे चीज़ें पास ऑन करनी है। ये नहीं है कि जनाब अगर आपके पास फंड नहीं तो मौजूदा फंड जो भी आपके पास मौजूद हैं, आपने बजट पेश किया है, उसमें से आप इस तरफ को शिफ्ट करें फंड्स को, और फंड्स शिफ्ट करके आप दें। अगर सिटी यहाँ की शहर की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसको ज़रूरत है उसको दें। अगर डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को ज़रूरत है तो डिस्ट्रिक्ट पर लोगों को पहुँचाएँ। ये तो यहाँ का हाल है। हैदराबाद का क्या हाल है, मीरपुर खास का क्या हाल है, लाड़काना का क्या हाल है, सखर का क्या हाल है, क्योंकि बारिश तो पूरे के पूरे सूबे में हो रही है और मुख्तलिफ जगहों पर। यहाँ अच्छा, इस शहर में अगर सब कुछ रुक जाता है, अगर पहिया रुक जाता है, अगर लोगों की आमद रफ्त रुक जाती है, तो फिर उसके बाद आपकी इकनॉमी कैसे ड्राइव करेगी? और जो आप कहते हैं कि जब मैं इकनॉमी चलाने के लिए शहर को चलाना चाहते हैं तो शहर को कैसे चलाएंगे? जब इकनॉमी नहीं चलाएगी तो फिर आप रेवेन्यू कैसे लेंगे? जब आपके पास रेवेन्यू नहीं होंगे तो फिर आप वहीं खड़े हो जाएंगे। आज का मसला नहीं है लगाई साहब, ये तो हर दफा का मसला है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर लावारिस क्यों होता है हमेशा? उसकी वजह यह है ना कि ओनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं है। जब भी कोई यहाँ पर आता है तो इक़्तिदार हासिल करने के लिए हम जरूर पकड़ते हैं, एमक्यूएम को जरूर बात करते हैं हम पीपल्स पार्टी की। यहाँ पर जो है बड़ी सीटें ली हैं, 14 सीटें ली हैं कौमी असम्बली की पीटीआई ने। तो पीटीआई की लीडरशिप आगे आए और वफाक से कहे कि जनाब यहाँ करें। पिछली दफा वफाक के एक वजीर ने कहा था कि मैं एक मुहिम चला रहा हूँ शहर को साफ करने की। उन्होंने पूरे शहर का कचरा उठाकर सड़कों पर डाल दिया था, लोगों की आमद रफ्त बंद हो गई थी, वो अब तक कचरा पड़ा हुआ है, उसको नहीं हटाया गया। ये कुछ तरीक़ाकार होना चाहिए कि आप किस तरह करते हैं, उसकी प्लानिंग क्या है, आपकी मनसूबाबंदी क्या है, फिर आपका सॉलिड वेस्ट जो है वो कहाँ जाता है, उसकी मैनेजमेंट क्या है आपके पास। आप इतना बड़ा सॉलिड वेस्ट कहाँ अगर नालों में डाल देंगे, अगर इस तरह से नाले आपके चौक कर जाएंगे तो फिर आपके पास क्या होगा? आपके सारे के सारे पानी जो है वो सड़कों पर आ जाएगा, सड़कें नहरों में तब्दील हो जाएंगी। अब यही सूरत हाल है, जहाँ जहाँ बारिश हुई है वहाँ सड़कें नहरों में तब्दील हो गई हैं और वहाँ पर गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ से आगे जाकर जहाँ भी आगे चले जाएं आप, जहाँ जहाँ बारिश हुई है वहाँ पर तमाम रास्ते रुके हुए हैं। असल ये है कि एक इंटेंशन नहीं है, लोगों की नीयत नहीं है, और दूसरा ये है कि कोई ऐसा पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है जो रिटर्न होकर उनके पास वापस ना आ जाए। वो तो चाहते ही हैं कि पैसा इस तरह से लगाया जाए कि पैसा लगकर हमारे कारोबार में लगाया जाता है, क्या कोई मुनाफा हो? कारोबार भी नहीं, कारोबार भी तो फिर भी कुछ ना कुछ होता है। यहाँ ये है कि आपने लगाना कुछ नहीं है, आपने लेना ही लेना है। ये जिस सतह पर भी हो, मैं नहीं कहता हूँ कि किसी एक सतह पर, ऐसे हर सतह पर ओवरऑल बात करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉइंट आपका आ गया। और मैं भी यही कहना चाहूंगी कि ओनरशिप कारी साहब ने की है कि इस शहर की ओनरशिप कोई नहीं लेता। पीटीआई की बात जो हम कर रहे हैं, वफाकी वुज़रा हैं, यहाँ से सदर हैं, गवर्नर हैं कराची से, लेकिन जब बात आती है काम की
कराची की मसाइल को हल करने की, तो कोई आगे नहीं आता, सब पीछे हट जाते हैं। कोई कहता है फंड नहीं है, कोई कहता है इख्तियारात नहीं है, कोई कहता है हमारा काम नहीं है। तो ये काम किसका है? फिर आप वोट लेने के लिए मत आया करें। कराची वालों को अगर लवारी से छोड़ना है तो फिर छोड़ दें ऐसे ही। तो ये मेरा पॉइंट है इस सेगमेंट के लिए। आपका शुएब बर्नी बहुत शुक्रिया। इस सेगमेंट में ब्रेक में ले रही हूँ, प्रोग्राम में वापस आएंगे तो कुछ सियासी गर्मा गर्मी की बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ सियासी बातें करेंगे, सियासी माहौल क्या चल रहा है। अगर हम बात करें हुकूमत की, तो हुकूमत मुश्किल में नजर तो आती है। ज़ाहिर है अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुकूमत के सामने हैं। फिर अपने ही लोगों के खिलाफ ज़ाहिर इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं। बार बार अपोजिशन कहती है कि इनके खिलाफ कब होगा, कुछ नज़र नहीं आता हमें। फिर अपने इत्तेहादी छोड़ के जाने लगे तो फिर तहरीक अदम एतमाद की बातें भी होने लगी। फिर -1 की बाज़गश्त हुई, और ये बाज़गश्त जब हुई स्टार्ट ही वज़ीर आज़म ने की, और उन्होंने खुद ही -1 की बात करके लोगों को मौका दिया कि वो -1 की बात करें। आज शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि अब -1 तक बात रुकी नहीं है, अब -1 नहीं होगा, अब -160 होगा। तो ये कैसे होगा? क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? क्या इसके पीछे भी कोई काम चल रहा है? अगर तहरीक अदम एतमाद लाएगी नून लीग तो कैसे लाएगी? क्या उसके लिए अभी एक और इत्तेहादी के जाने का इंतजार किया जाएगा, या उससे पहले ही कुछ गेम प्लान हो गई है? क्योंकि हुकूमत को अगर खतरा है तो अपोजिशन से कम और अपने ही जमात के अंदर के लोगों से ज्यादा है। यही बात हर कोई करता नजर आ रहा है। लगारी साहब, आप क्या देख रहे हैं? सूरत हाल हुकूमत के लिए कितनी खराब होती नजर आती है आपको? एक तो ये कि हुकूमत जिसका नाम है उसकी खराबी तो हमें नजर नहीं आती है, इसलिए कि वो हुकूमत करने शायद नहीं आए थे, उनका ये इंटेंशन भी नहीं था। वो हुकूमत करने का नाम लेकर आए थे, वो तब्दीली का नाम लेकर आए थे, और तब्दीली ये थी जो हम देख रहे हैं इस वक्त। जो तब्दीली हम देख रहे हैं कि कौमी इदारों की इतनी बड़ी लूट मार, तो माजी के रिकॉर्ड टूट गए हैं जिस तरह से हुआ है चीज़ें। और जिस तरह से चीनी से लेकर कोई भी किसी भी चीज़ का नाम ले, पेट्रोल की अभी कीमत बढ़ाई गई है, वहाँ पर एक एक आदमी हैरत ज़दा होकर सवाल कर रहा है। और उसकी कास्ट लगाई थी आपने एक दिन, बाकायदा पूरे एक एक चीज़ का हिसाब लगाकर बताया था कि किस तरह से ये 36 रुपये अब भी ज़्यादा ले रहे हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ों में इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जहाँ पर इस लूट मार का सिलसिला ना चल रहा हो। फिर जिस तरह से बर्बाद करने की, आपका एविएशन पाकिस्तान का तहस नहस करके रख दिया इस हुकूमत ने। पूरे का पूरा एविएशन, पूरे का पूरा आपका एयर ट्रैफिक, सब का सब पूरा आपकी कौमी एयरलाइन और तमाम एयरलाइंस को मशकूक कर दिया है। अब हमारे पास रह क्या गया है? और इन्होंने जो है एक तरफ कह रहे हैं कि जनाब हम स्टील मिल के साथ ये कर रहे हैं कि वहाँ पर इतने लोगों को निकाल रहे हैं, और इदारों को ये, अच्छा रेलवे का जो हाल है, 100 से ज्यादा हादसा इनके दौर में हुए हैं। और वो वजीर जो, तो जरा इनकी भी तो कारकर्दगी चेक करें ना। फिर रेलवे के सारे जितने भी हैं, वजीर आजम ये कहते थे कि उनको मुस्तफी हो जाना चाहिए, ख्वाजा साद रफीक के बारे में कहा करते थे। और आज कोई सोचता था कि किसी वहमो गुमान में भी नहीं आता है कि यार ये जिम्मेदारी भी किसी कोई बात ही नहीं करता। शेख रशीद साहब से बात करो अगर, तो वो कहते हैं भाई मैं क्यों मुस्ताफी हूँ, ये मेरा करा धरा थोड़ी है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, ब्यूरो इस्लामाबाद, उनसे बात करेंगे। मुर्तज़ा जरा अंदरूनी कहानी बताएंगे, चल क्या रहा है? नून लीग को कोई सपोर्ट करने के लिए है मौजूद खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, या फिर वो खुद एतमाद हैं, इतना उनको कॉन्फिडेंस है कि वो ला सकते हैं तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ? जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम वहाँ पे ये देखते हैं कि एक मियां नवाज शरीफ साहब हैं और उनकी बेटी है, और उनके साथ पार्टी की मेजर लीडरशिप है, और दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ हैं। उनके साथ कुछ लोग पार्टी के ज़रूर हैं, लेकिन जो असल मखमसा इस वक्त ये है कि मियां शहबाज शरीफ बाज़ औक़ात इस तरह की बात मान लेते हैं कि वो अपोजिशन को भी साथ मिला लेंगे, कुछ और लोगों को भी साथ मिला लेंगे। जिस तरह एक ख़बर जो है वो किसी वज़ीर ने ये उनको पैगाम भिजवाया है कि वो उनके साथ 12-14 लोग हैं PTI के, वो भी साथ हो जाएंगे। तो लेकिन उनको खुद शहबाज शरीफ को अपने घर की तरफ से रेजिस्टेंस का सामना है, और उनसे कहा जा रहा है कि आप ये काम ना करें। अच्छा। और तहरीक अदम एतमाद जो है उसके लिए ये साजगार वक्त नहीं है। बेशक आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इस तरह की लूली लगड़ी हुकूमत हमने नहीं करनी, ना हमने इस तरह से आगे लेके चलना इन चीज़ों को।
उनका जो कोर ग्रुप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, उनका ये मानना है, ये कहना है कि वो अगर नए इंतखाबात होंगे, फ्री होंगे, फेयर होंगे और उसमें कोई किसी भी तरह के मामलात जो हैं वो नहीं होंगे, सिर्फ इंतखाब होगा, तो वो उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। यही कुछ तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स तो मियां नवाज शरीफ साहब का क्या प्लान है? अगर वो सेहतमंद हो गए हैं तो क्या वो वापस आने का सोच रहे हैं मुल्क? वापस आने के लिए भी, क्योंकि उनको 2-3 चीज़ों का इस जो फैसला गुज़िश्ता हफ्ते आया था, इस फैसले के बाद उनकी प्रोसीडिंग्स होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर ये है कि अगर वो जज जो हैं वो ठीक नहीं थे तो उनका फैसला उस वक्त का कंट्रोवर्शियल ज़रूर हो चुका है। उसके हवाले से पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो क्या फ़ैसला करती है उसकी तारीख आएगी। और लेकिन उसके साथ साथ एक और भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो ये चाहती है कि जब इंतखाबात हों तो वो इस तरह से हुकूमत बनाए, क्योंकि उनको मुख्तलिफ पूल्स और मुख्तलिफ जो उनके पास इंफॉर्मेशन भी आ रही है उसमें यही है कि उनकी जमात पंजाब में कम से कम क्लीन स्वीप नहीं तो 80-90% तक सीटें हासिल करने में कामयाब हो सकती है। अच्छा। तो उनके अंदर ये बात है। और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इनको सब अपने जो कोर लीडरशिप है उनको उन्होंने मना किया है कि कोई ऐसा इकदाम ना किया जाए, ना कोई बात की जाए कि हम तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं या लाएंगे या इस तरह से हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। बाकी जो अपोजिशन है उसका भी चंद हफ्तों में आप देख लेंगी, 1 से 2 हफ्तों में ये बात सामने आ जाएगी कि तमाम अपोजिशन एक पेज के ऊपर आ जाएगी। चले अपोजिशन तो एक पेज पर आ जाएगी, इंतखाबात की, चले इंतखाबात की हद तक भी आ जाएगी, लेकिन असल खतरा इमरान खान साहब को अपोजिशन से या अपने ही वुज़रा और अपनी ही काबीना के लोगों से? अभी तक तो जो सूरत हाल सामने आई है उसमें ज़्यादातर ख़तरा जो है वो अपने अंदर के लोगों से उनको ज़्यादा है, क्योंकि पार्टी की जो 2nd टियर लीडरशिप है वहाँ से लेके 3rd 4th टियर तक जो लोग हैं, अब कोई भी शख्स इवन वहाँ उनके जो MNAs हैं वो भी मुतमिन नहीं है। जब हमारे साथ बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह की बातें सामने आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम अपने हलके में नहीं जा सकते, हम अपने अवाम का सामना नहीं कर सकते। और ये भी जिक्र करते हैं कि चंद लोग हैं हमारी पार्टी के अंदर जो मौजूद हैं वो इस तरह की प्रोपेगेंडा करते हैं, इस तरह की बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं और बड़े बड़े जो फैसले सुनाने के लिए कहा जाता है और वज़ीर-ए-आज़म को साथ मिला लिया जाता है। अभी केकड़ा-1 के हवाले से किसी एक MNA से हमारी बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि केकड़ा-1 का इस हद तक डंडोरा पीटा गया कि तेल निकल आया तो पूरी पाकिस्तान जो है उसकी पूरी इकॉनमी तब्दील हो जाएगी और सारा पाकिस्तान, और वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया गया। और एंड रिजल्ट ये हुआ कि 10-15 दिन पहले वो केकड़ा-1 जो है वो गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ काम कर रहा था, लेकिन वो कंपनी अपना तमाम जो स्क्रैप था, वो अपना सामान जो टूल्स उनके थे वो सारे स्क्रैप में बेच के यहाँ से बिजनेस वाइंड अप करके चले गए हैं, जो गुज़िश्ता 24 साल से यहाँ काम कर रहे थे। इस तरह के और बड़े बड़े फैसले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि चीज़ों को जिस तरह से बताया जाता है ऑन ग्राउंड वो चीज़ें उस तरीके से हो नहीं सक रही हैं और हो भी नहीं पा रही हैं। अब उसके पीछे ज़ाहिर क्या चीज़ है? क्या वो काम करने की अहलियत नहीं है या फिर वो इंटेंशन नहीं है? जब आप मखलूत हुकूमत बनाते हैं और आपके साथ आपके अपने लोग ही उस तरह की सिंसियरिटी नहीं दिखाते, हर शख्स अपना कमाने खाने में लगा हुआ होता है, तो फिर होता यही है। लगारी साहब, करप्शन अपने लोग भी कर रहे हैं PTI के, और वो सामने भी आई हैं, चाहे IPPs के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन हो, चाहे वो मालम जब्बा वाला मामला हो, चाहे वो BRT वाला मामला हो, लेकिन उस पर बात नहीं करती हुकूमत। फिर अपने ही वुज़रा जब नाराज़ होते हैं फंड्स रिलीज ना होने पर, तो ये जो सूरत हाल गंभीर हो रही है, लगता है आपको परेशान कौन होगी खुद इमरान खान साहब के लिए? एक तो ये कि ये तमाशा सा लग रहा है, यह बड़ा ढोल पीटा जाता है, हम रिपोर्ट ला रहे हैं, रिपोर्ट ला रहे हैं, रिपोर्ट ला रहे हैं, और इतना ज़्यादा उसके नकारे बजाए जाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं, यार कोई बड़ी रिपोर्ट आ रही है और इसका इंतजार करो, देखो क्या निकलता है। मालूम होता है कि अपने ही लोगों की चोरियों का पूरा एक बंच जो है लोगों के सामने रख दिया जाता है
और किस तरह से जनाब किस ने कैसे चोरियां की, और बल्कि ये तक बताया जाता है कि जनाब खुद वज़ीर आज़म ने सदारत में उनकी सदारत में काबीना का इजलास हुआ और काबीना ने यह फैसला किया, इसके तहत एक्सपोर्ट की गई चीनी और लोगों को सब्सिडी दी गई। और अब जो है वो इधर उधर देखते हैं, बगलें झांकते हैं, उनको समझ में नहीं आता इसका क्या जवाब दें। रिपोर्ट आपने बनाई, आपने फिर कहा कि नहीं ये रिपोर्ट नहीं, हम फ्रांसिक रिपोर्ट करेंगे, फ्रांसिक रिपोर्ट बन गई है। और फिर कहा कि नहीं अच्छा ऐसा करते हैं कि अपने आदमी को भगा देते हैं, एक आदमी को तो रवाना कर दिया, बाकी काबीना में बैठे हुए हैं, उसके जिम्मेदार जो भी हैं, एक एक आदमी के पास जो एक एक बहुत बड़े बड़े मेगा करप्शन के मामला जिसके हाथ में उनके पास 5-5 वजारतें हैं, उन्होंने पहले देखा है। वो पिछली हुकूमत के दौर में भी फैदियाब हो रहे थे, इस हुकूमत के दौर में भी फैदियाब हो रहे हैं, और सारे का सारा खजाना उनके हवाले कर दिया गया है। और इसके अलावा जितने भी एग्रेरियन सोसाइटी के लोग हैं वो खुसरो बख्तियार की तरफ देखते हैं कि जनाब क्या आदमी है, चीनी से भी कमा रहे हैं और हर चीज़ से वो कमा रहे हैं। इस वक्त आप अगर बजट देखें जो सिंध का है, जो पंजाब का है और वफाक का है, उसके अंदर जो प्रोपोर्शन रखे गए हैं, यानी सराइकी बेल्ट के लिए 1%, 2%, 3% से ज्यादा नहीं रखा। ये बात अभी कंटिन्यू करूंगी और इस पर हम जरा बात भी करेंगे आखिर पर है क्या। सब कुछ मिलके भी एक कमी का रोना, फंड्स का रोना, इख्तियारात का रोना, क्यों रोया जा रहा है, अपने ही लोग रो रहे हैं और फंसाया क्यों जा रहा है, इसके पीछे कोई कहानी है, कोई एक दोबारा से कोई गेम प्लान हो रही है, हम जिस तरह पहले माजी में देखा। बात करेंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले हुकूमती कारकर्दगी और हुकूमत के लिए खुद खतरा है कौन, ऑपोजिशन क्या खतरा पैदा कर सकती है या फिर अपने ही वुज़रा मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, इस पर हम बात करें। लहारी साहब, आप जो बात कर रहे थे बजट की, जरा मैं चाहूँगी कंटिन्यू कीजिएगा, क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो मरकज में वफाक में वजीर हैं खुसरो बख्तियार, उनके छोटे भाई हाशिम जमा बख्त पंजाब के वजीर खजाना हैं, और उन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें जो कुछ रखा गया है सराइकी बेल्ट के लिए वो 1%, 2% और 0.1% बजट रखा गया है। कई शोबों के अंदर, कई शोबों में ऐसा है कि जैसे लगता है कि आप पीनट भी नहीं दे रहे हैं, आप कोई भी चीज़ नहीं दे रहे हैं, आप सेंट्रलाइज करते हैं कि जनाब ये चीज़ें हमने लाहौर में ले जानी है या वहाँ पर ले जाए तख्त गाह लाहौर तक पहुँचानी है। और यहाँ से अगर वजीर लिया जाए सराइकी बेल्ट से, ये तो आए तो इसलिए थे कि उन्होंने सराइकी सूबा महाल बना लिया था और कहा था कि जनाब हम तो अपना अलग सूबा चाहते हैं, और हुआ ये है कि तो मकसद था ना इनका। हाँ, यही था इनका इसी। और उनने वो बुजुर्ग जो अब 94 साल से भी ऊपर की उम्र के हो गए हैं, मीर बलख शेर मज़ारी, उनको साथ लिया था, उनको साथ लेकर बिठाया था और कहा था कि जनाब हम ये कर रहे हैं। अब पता ही नहीं चलता है कि वो लोग कहाँ गए जो वो तहरीक चला रहे थे, जो सब कुछ बना रहे थे, वो जाकर उन्होंने पार्टी जम कर दी थी। और अब देखें ये नई कश्ती कौन सी बनती है और नई कौन सी कश्ती के अंदर ये जाकर फिर वहाँ से जंप करेंगे। ये सारे के सारे जो मुख्तलिफ पार्टियों को छोड़कर इक़्तिदार वाली पार्टी में आते हैं, इस मरतबा फिर देखेंगे कि इक़्तिदार वाली पार्टी कौन सी है और फिर क्या करेंगे। वो पार्टियां भी ले लेंगी। मैं आज से आपको बता रहा हूं कि PMLN अपने दरवाजे खोलेगी उन लोगों के लिए जो उसको छोड़कर गए थे और कहेगी आ जाओ जी बिस्मिल्लाह, फिर आ जाओ, फिर तुम लोगों के साथ मिलकर हम वो करते हैं। ऐसे लोगों को अगर तनहा छोड़ दिया जाए तो उस हल्के के अवाम को यह मौका दिया जाए कि जनाब आप खुद फैसला करें कि इस शख्स के साथ क्या कौन आपके लिए काम कर सकता है। ये जो मौसमी लोग होते हैं जो हर मौसम में कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ होते हैं, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो हल्के के लोग फैसला करें ना कि भाई बाद में ये जो लोग वो वोट लेने आते हैं काम कितने करते हैं, मसले कितने हल करते हैं। मुर्तज़ा सूरत हाल ये है कि कारकर्दगी हमें नज़र नहीं आती और महंगाई में इजाफा हो रहा है, चाहे वो बिजली की कीमत हो जो कि तकरीबन 3 रुपये फी यूनिट इजाफा हो चुका है, चाहे वो आटे की कीमत हो जिसमें अभी मेरे पास खबर है कि 10 रुपये मज़ीद महंगा करने की जो है वो मंजूरी दी पंजाब हुकूमत ने। इसी तरीके से पेट्रोल हो, चीनी हो, हर चीज़ तो महंगी कर दी गई है, कारकर्दगी नज़र नहीं आती है। तो ये कर क्या रहे हैं, अंदर हो क्या रहा है हुकूमत में? इशू जो था वो गवर्नेंस का इशू था और राइट मैन फॉर द राइट जॉब ये ना हो सका, क्योंकि हमने ये देखा कि जहाँ पे किसी अच्छे शख्स को तैनात किया जा सकता था वो ना हुआ। दूसरी बात ये होती है कि अपोजिशन एक बड़ा जुज़्व होती है किसी भी पार्लियामानी सिस्टम का। इस गवर्नमेंट ने इस तरह से उसके साथ ट्रीट किया
देखें आप 2 लोगों को 4 लोगों को गलत होंगे, उन्होंने करप्शन की होगी, उनको अदालतों के रहमो करम पे छोड़ दें, लेकिन आपका मेजर जो पार्टीज़ हैं वो जो वहाँ पे मौजूद हैं उनको आप कौमी धारे में साथ लेके चलें, उनसे मशावरत करें और उनको आगे बढ़ें। अपोजिशन की जानिब से बार बार कोशिश की गई कि वो इस हुकूमत के साथ मिलके चलें, ऑफर्स भी की गई, लेकिन उनकी मुर्तज़ा लेकिन अपोजिशन जब खड़ी होती है असेंबली के फ्लोर पर और तनकीद का निशाना बनाती है तो वो सिर्फ बातें क्यों नजर आती हैं? जब बजट मंजूरी का टाइम आता है या कोई और भी चीज़ होती है तो वहाँ पर तो अपोजिशन कोई टफ टाइम नहीं देती, बड़ी आसानी के साथ बजट भी मंजूर हो जाता है। तो फिर ये क्या क्या टफ टाइम दे रही है अपोजिशन हुकूमत को? देखें, ये 2 मैटर्स हैं, बहुत सेंसिटिव मैटर्स हैं 2। एक तो उससे पहले एक जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का था और दूसरा जो मामला है वो बजट का है। बजट आपको पता है कि ये इससे पूरे इदारों को चलना होता है, मुल्क जैम हो सकता है, पूरा सिस्टम चौक हो सकता है, इसलिए वहाँ पे भी इसी तरह की सूरत हाल की गई है। और अपोजिशन के हवाले से मैं बात करूँगा, ये गवर्नमेंट अपनी अपोजिशन खुद कर रही है, इसको किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। जो इसके इक़दाम हैं वो खुद इस तरह के हैं कि इनको कहीं पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऐलानात करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अब तो ये शुरू हो गया है कि कहते हैं कि बिजली बंद हो रही है, कहीं खुदा न खास्ता नोटिस न ले लिया जाए बिजली का तो कहीं बिजली मुकम्मल ही गायब हो जाए। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जिस चीज़ का नोटिस लिया वो चीज़ इस तरह से अवाम की पहुंच से दूर हो गई या इतनी महंगी हो गई कि अवाम को समझ नहीं आ रही। अब लोगों को खुद पता चल गया चीज़ों का, तो पार्टियां बड़ी सियानी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी, उनको तो पता है कि पॉलिटिक्स में सिर्फ डीफेम करना होता है सामने वाले किरदार को, और ये अगर खुद ही डीफेम हो रहे हैं तो उनको क्या ज़रूरत है पड़ी है कि वो अपने आप को सामने लाएं और उनको, वो तो कहते हैं कि ये मज़ीद चलाया जाए। अब तो शायद जो हुकूमत है उसके अंदर से लोगों की ख्वाहिश है कि किसी तरह से कोई मुआवजा हो जाए और हमारी जान छूट जाए। अच्छा। लेकिन इस हालत में पैंडेमिक भी है, जो इकानमी है उसकी भी सूरत हाल है, कोई सियासी पार्टी कंधा देने के लिए तैयार नहीं है और तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो सिर्फ ये कह रही हैं कि हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम तो गद्दार हैं। तो जो ये नेक पारसा लोग हैं इनके ज़रिए से ये हुकूमत चलाई जाए और मजीद इनके जो टाइम बचता है वो टाइम भी इनको दिया जाए और कहा वो टाइम भी इनको दिया जाए, खुद ही मौका दिया जाए कि खुद ही जो भी बर्बाद करना है अपने आप को ये खुद ही करें। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा लगाई साहब आपका। प्रोग्राम के आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बारिश की सूरत हाल है, ज़ाहिर बारिश अभी रुकी नहीं है, ये बारिश 2-3 रोज़ जारी रहेगी, तो आपने अपना ख्याल खुद ही रखना है, बिजली के खंभों से, तारों से बचना है, निकासी आपका मसला भी पैदा हो सकता है, तो इसके लिए मुतबादिल इंतज़ाम ज़रूर रखिए। बच्चों को और जो बूढ़े अफराद हैं उनको इन चीज़ों से ज़रूर बचाइए और घरों में रहिए, क्योंकि बेहतर ये कि घरों में रहकर आप जो सूरत हाल देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो करें। और हुकूमत जो कुछ कर सकती है, कर तो बहुत कुछ सकती है लेकिन करना नहीं चाहती, तो देखते हैं कि हुकूमत अगर जो इंतजामात बारिश से बचने के लिए कर नहीं सकी, आगे सूरत हाल होगी तो क्या चीज़ें हमारे सामने निकल कर आएंगी। तो इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।